हैं चैप्टर सैलरी। ये चैप्टर सैलरी के बारे में जानेंगे हम लोग। सैलरी क्या होता है? सैलरी में कुछ लोग बोलते हैं कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तभी वहां सैलरी चार्ज किया जाएगा। वो सही बात है कि जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होगा उसी में हम लोग सैलरी चार्ज करते हैं। सैलरी मीन्स होता है कि जो हम लोग काम करने के बदले में जो मिलता है उसे सैलरी कहते हैं। यहाँ दो तरह के आता है बात, एक सैलरी एंड वेजेज। तो वेजेज क्या होता है और सैलरी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? क्या जो सैलरी मिलता है तो अलग है, वेजेज अलग है? नहीं, दोनों सैलरी के पार्ट है, बशर्ते कि यहाँ पर जब कोई मजदूर अपने शरीर से मेहनत करता है उसके बदले में जो देते हैं उसको हम लोग वेजेज कहते हैं, और जो पेन पेपर कॉपी पर लिख करके करता है काम या ऑफिशियल वर्क करता है उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। अब दोनों के बीच रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर वो होता है जो वेजेज भी देता है और सैलरी भी देता है, यानी दोनों देता है। तो ध्यान समझिएगा कि सैलरी भी देता है और वेजेज देता है, दोनों देता है वो कौन होता है? एम्प्लॉयर, और दोनों लेने वाला होता है वो एम्प्लॉय होता है। यहाँ पर सैलरी जानने से पहले हम लोग बेसिक पढ़े थे जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कौन से व्यक्ति टैक्स देने की स्थिति में है, कौन नहीं है। इनकम टैक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इनकम टैक्स में अगर लॉस हो जाए तब तो कोई लॉस नहीं होता है। जब यहाँ पर लॉस हो गया तो आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है इनकम टैक्स, यानी इनकम होगा तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी में आपको कोई खर्च अलाउड नहीं होता है, जो भी आप इनकम कमाते हैं उसमें कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है, टोटल ग्रॉस सैलरी पर टैक्स लगाया जाता है। और सैलरी जानने से पहले हम लोग इनकम टैक्स में पांचों हेड का एक बार ध्यान देंगे। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 to 17। अगर आपसे कोई बात करे कि सैलरी का सेक्शन क्या है तो आप बोलेंगे 15 से 17। और सैलरी जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि हम लोग इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इनकम का टोटल 5 हेड होता है और 5 हेड से ही लोग इनकम कमा सकता है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से 17। सेकेंड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 to 28, 22 से 27। इनकम फ्रॉम पीजीडीपी, सेक्शन 28 से 44। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से 55। इसको लिखते जाइएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56 to 59। ये आपका 5 हेड हो गया। यही 5 हेड से लोग इनकम कमाता है। फर्स्ट हेड हो गया सैलरी, यानी जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के दिया जाएगा
उसको हम लोग सैलरी बोलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो जॉब करके जो अर्निंग करते हैं वो पैसे को सेव करके क्या चाहते हैं कि जमीन खरीदे, घर बनाए। जब घर बना लेते हैं उससे एक सेकंड इनकम शुरू होता है जिसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपका सेकंड इनकम शुरू हो जाता है। जब आप सैलरी भी कमाने लगे, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आने लगा, उसके बाद आप सोचते हैं चलो पार्ट टाइम बच रहा है उसमें हम लोग बिजनेस कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोफेशन। जब बिजनेस प्रोफेशन चलने लगता है तो बोलते हैं पार्ट टाइम चलो कोई एसेट को खरीद बिक्री करवा देते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो प्रकार के होता है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरे लॉन्ग टर्म। आगे हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। अदर सोर्स यानी चार हेड के अलावा जो इनकम होता है उसको हम लोग अदर सोर्स में कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर अदर सोर्स का इनकम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा होगा? जुआ खेलकर, लॉटरी में जीतकर, गेम खेलकर, क्रॉसवर्ड पजल, बहुत सारा अदर इनकम का साधन है। जैसे बैंक में पैसा जमा किए उससे इंटरेस्ट कमाए, और आप सोच सकते हैं जो कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसमें डिविडेंड मिल गया। तो ये सारी चीज हमारे अदर सोर्स में आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या किसी कंपनी का डायरेक्टर को जो सैलरी दिया जाता है पर मंथ वो किस हेड में टैक्सेबल होता है? तो अगर डायरेक्टर है तो उसको रेम्युनरेशन मिलता होगा। अगर पार्ट टाइम आके काम करता है तो उसको भी उसके हिसाब से उसको रेम्युनरेशन दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति परमानेंट एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर के कहने पर काम करता है, अपने मर्जी से नहीं करता है, तब उसको सैलरी माना जाएगा, अन्यथा उस रेम्युनरेशन को अदर सोर्स में टैक्स दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पार्टनरशिप में अगर पार्टनर को जो मिलता है उसको क्या किस हेड में रखते हैं? अदर सोर्स में रखते हैं, सैलरी में रखते हैं, तो उसको हम लोग पीजीबीपी में रखते हैं। यानी पार्टनर रेम्युनरेशन जो मिलता है वो पार्टनर को इसलिए दिया जाता है कि वो 2 या 4 पार्टनर मिलकर वो बिजनेस कर रहा है और उसमें जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस इनकम कहते हैं। तो आप समझ गए सैलरी, आप समझ गए हाउस प्रॉपर्टी, आप समझ गए पीजीबीपी, आप समझ गए कैपिटल गेन, आप समझ गए अदर सोर्स। ये 5 हेड होता है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज में अब क्वेश्चन आता है कि सर 12 महीना के हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं टैक्स, क्योंकि हम लोग जब भी टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो ईयरली करते हैं। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? अगर 12 महीना हुआ, आप देखते हैं कभी कभी गवर्नमेंट जॉब वाले के 2 महीना सैलरी नहीं मिला, अगर 12 महीना में 10 ही महीना सैलरी मिला तो वैसे कंडीशन में क्या हम लोग टैक्स 10 महीना के कैलकुलेशन करेंगे या 12 महीना के? तो यहाँ बेसिस ऑफ चार्ज कहता है कि एक्रूड बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, रिसीवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा उसी को हम लोग सैलरी में चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स एंड कंपनी है या एक्स एक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है, ये 10 महीना का सैलरी यानी अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का सैलरी रिसीव किया है, बट 2 महीना के बाकी है। तो क्या हम लोग टैक्स 10 महीने के लगाएंगे या 12 महीने का? तो 10 महीना के मिल चुका और 2 महीना के मिलना बाकी है, यानी 12 महीना के ड्यू और 10 महीना का रिसीवर इज अर्लियर। यानी कि टोटल हम लोग को मिला है 10 ही महीना, लेकिन 2 महीना के बाकी है। तो जब अकाउंट्स बनाते हैं आप तो कोई भी एक्सपेंस 10 महीना के लिखते हैं या 12 महीना के लिखते हैं? 12 महीना के, क्योंकि 10 महीना के आपको एक्सपेंस लिखना पड़ता है, 2 महीने क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग। इसीलिए यहाँ पर 10 महीना के सैलरी रिसीव हो चुका है, 2 महीना के मिलना बाकी है, तो टैक्स का कैलकुलेशन जब भी होगा तो कितने महीने का होगा? 12 महीना का होगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगले साल क्या करेंगे? इस साल तो मान लीजिए 10 महीना का रिसीव किए थे, 12 महीना के चार्ज कर लिए, लेकिन अगला महीना अगले साल मात्र 10 ही महीना के आने वाला है, क्योंकि 2 महीना के जो बाकी था वो दे दिया है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? रिसीव बेसिस पर, यानी हमारा जितना रिसीव हुआ है उसी पर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिस ऑफ चार्ज हो गया कि सैलरी की में सेक्शन आपका 15 से 17 है,
जिसमें इससे पहले भी एक सेक्शन है 4 सेक्शन 4 जो सैलरी से रिलेटेड है, सैलरी का बेसिस चार्ज करता है, बट कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से शुरू होता है। तो इसको मिटाते हैं। सैलरी के अंतर्गत क्या क्या टैक्सेबल होता है? तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बेसिक सैलरी दिया जाता है, डीए दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, जो भी दिया जाता है इन काइंड ऑफ इन कैश या अदर देन कैश, वो सारे टैक्सेबल इन द हेड ऑफ सैलरी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि किस किस चीज के अंतर्गत आता है। ये तो बात कर लिए, जैसे हो गया सैलरी में बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, सीए होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, और बहुत सारे कमीशन हो गया, बोनस हो गया, एचआरए हो गया, ये सारे सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। यहां पर अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिल जाता है, एडवांस सैलरी मिल जाता है टाइम से पहले, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो बोलिएगा कि ये तो बाद में मिलने वाला था, अभी मिल गया, इस पर टैक्स दे दिए, तो बाद में उस पर डबल टैक्सेशन का रूल नहीं है, बाद में आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पर आता है क्वेश्चन कि टोटल सैलरी जो होता है उसमें इंक्लूडिंग और क्या हो सकता है? तो और होता है आरपीएफ। आरपीएफ का नाम सुने होंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या डायरेक्टली अभी पीएफ ही जानिए, पीएफ के नाम सब लोग सुने होंगे, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में दोनों व्यक्ति पैसा जमा करता है, एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय। जैसे हमारे यहाँ आप जॉब कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयर कहलाएंगे, आप एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो आपके फ्यूचर के लिए ये दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, दोनों का काम चल रहा है अच्छे से, लेकिन भगवान न करे कुछ आपके साथ हो गया तो आपको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है हम ना कर पाए, इसीलिए पहले ही आपका लाइफ में सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए आज से ही हम लोग तय कर लेते हैं कि अपने सैलरी के जितना पैसा आप पीएफ में डालेंगे उतना हम भी डालेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर हम पूरा पैसा आधा बचाते हैं, आधा पूरा सैलरी डाल देते हैं, आप भी आधा एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के जो भी प्रोविडेंट फंड में दिया जाता है वो सैलरी में से नहीं काटा जाता है, वो आपको सुविधा के लिए देती है ये एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉय के फ्यूचर बेनिफिट के लिए सिक्योर रहेगा। तो आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि जब आपका सैलरी का आधा डाल देंगे तो हमारा तो काफी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक रूल बनाई है, इनकम टैक्स एक्ट एक रूल बनाई है कि एम्प्लॉय अपने सैलरी का 1%, 2%, 10%, 12% तक करेगा कंट्रीब्यूशन, बचत, यानी अपने सैलरी का। अब सैलरी का मतलब यहाँ अलग अलग होगा, हर जगह सैलरी मीन्स अलग होगा, जो आपको बताया जाएगा। तो आप अपने सैलरी का 12% तक करेंगे तो हम भी 12% कर देंगे, आप 10% करेंगे तो हम भी 10% करेंगे, लेकिन आप अपने सैलरी के 14% करेंगे तो एम्प्लॉयर मैक्सिमम कितना करेगा? 12%, 12% से ज्यादा नहीं करेगा। यानी पीएफ एक्सेस ऑफ 12% contribution by the employer, excess of 12% contribution by the employer, excess amount taxable
इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान समझिएगा, 12% तक करेगा ठीक है, अगर 12% से ज्यादा एम्प्लॉयर देता है तो वैसे कंडीशन में उस पर आपको टैक्स लगाया जाएगा और 12% तक टैक्स फ्री रहता है। ये बात क्लियर हो गया। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर बनाता है और उसमें एम्प्लॉय भी जमा कर सकता है, एम्प्लॉयर भी जमा कर सकता है। यानी आपके खाते में हम भी जमा करेंगे, आप भी, आप स्वतंत्र जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 10% करेंगे तो हम भी 10% करेंगे, 12% करेंगे तो हम भी 12% करेंगे, आप 14% करेंगे तो हम 12% ज्यादा नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो वैसे केस में 12% से ज्यादा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और जो पैसा जमा होगा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% इंटरेस्ट एग्जाम, यानी इतना तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो बाहर में अमाउंट के सामने एग्जाम लिख देना है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एक्सेस ऑफ 9.5% taxable in the head of salary। ये नहीं सोचिएगा कि ये इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये अदर सोर्स मिल जाएगा, नहीं, ये पीएफ का इंटरेस्ट होता है यही पर टैक्सेबल होगा इन द हेड ऑफ सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के जो भी दिया जाता है रिलेशन अगर दोनों का प्रूफ हो गया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो उसमें जब भी टैक्स कैलकुलेशन होगा तो वो किस हेड में होगा, सैलरी हेड में होगा। तो ये लिख लीजिए, अब आइए हम लोग बात करेंगे कि ठीक है बेसिस ऑफ चार्ज हो गया कि एडवांस मिलेगा, तो हम लोग एडवांस सैलरी पर टैक्स लेंगे, एरिया रहेगा बकाया तो उस पर लेंगे, बट यहाँ पर टोटल जो टैक्सेबल होता है उसमें हम लोग को अलाउंस आता है। अब पढ़ेंगे हम लोग सैलरी में अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को काम करने के बदले में दिया जाता है उसको सैलरी बोलते हैं। और सैलरी में बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी मतलब उसको बोलते हैं शुरुआती काम करने का मजदूरी। लेकिन काम करने का मजदूरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो शहर में रह रहा है, उसको घर चाहिए, आने जाने के भाड़ा चाहिए और सारा खर्च चाहिए, तो बहुत सारे खर्च होते हैं जिसको हम लोग अलाउंसेस के रूप में कहते हैं। और टोटल सैलरी का हिसाब करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो उसमें सारे अलाउंसेस आते हैं। अलाउंसेस का टाइप बताते हैं। अलाउंसेस को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं। ये 4 पार्ट हो गया। पहला हो गया फुली टैक्सेबल, ऐसे अलाउंसेस जिस पर फुली टैक्स लगता है। एक होता है फुली एग्जाम, ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको बोलते हैं फुली एग्जाम। और एक होता है पार्टली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल एंड पार्शली एग्जाम्प्ट। और एक होता है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंस ये 4 तरह के होते हैं। इसमें
ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको याद करना आसान रहेगा। BCLOS WFN, ये हो गया फुली टैक्सेबल। फुली एग्जाम में आता है फॉरेन अलाउंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की जो अलाउंस मिलता है वो आता है, और फॉरेन अलाउंस, ये सारी चीज आते हैं फुली एग्जाम। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसको कोई अलाउंस मिलता है वो फुली एग्जाम होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई इमेलो का मेंबर हो, इमेलो भारत में है, भारत के बाहर है, तो भारत की एम्प्लॉई भारत के बाहर जाकर नौकरी कर रहा है, एक तो बेचारा देश छोड़ दिया, क्यों? मेरे देश के काम के लिए, और उसको हम लोग अलाउंस देंगे, उस पर टैक्स लेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी किसी को बाहर में या किसी को रिस्क वाला काम देते हैं तो उसको कुछ सुविधा देना पड़ता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो एम्प्लॉयर सुविधा क्या देती है कि तुम बाहर जाओ, तुम अलाउंस एग्जाम, तुम हाई कोर्ट के जज बनो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनो, तुम विदेश में काम करो देश के लिए, तुमको हम लोग टैक्स फ्री कर देंगे अलाउंस से। यानी बेसिक लगेगा जो यहाँ मिलता था उस पर लगेगा, लेकिन बाहर जाने के कारण जो हैवी अमाउंट मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं देंगे। अब आइए इसका पूरा नाम, DCM, D से होता है डियरनेस अलाउंस, C से होता है सिटी कंपल्सरी अलाउंस, M से होता है मेडिकल अलाउंसेस, L से होता है लंच एंड टिफिन अलाउंसेस, O से होता है ओवर टाइम अलाउंसेस, S से होता है सर्वेंट अलाउंसेस, W से होता है वार्डन अलाउंसेस, F से होता है फैमिली अलाउंसेस, N से होता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। तो आप फुली टैक्सेबल, यानी जब सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि फुली टैक्सेबल है। और फुली एग्जाम का मतलब होता है कि जो नाम लिखा रहेगा, मिस्टर एक्स इज ए मेंबर ऑफ इमेनो, मिस्टर वाई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी लिखा रहेगा ये चारों के बारे में, तो इसको हम लोग फुली एग्जाम लिखेंगे। उसमें बाहर में लिखेंगे एग्जाम, और नोट में लिखेंगे कि ऑलवेज 4 टाइप्स ऑफ मैन रिसीव एनी अलाउंसेस इन द हेड ऑफ सैलरी फुली एग्जाम्प्टेड। पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जाम, इसके अंतर्गत आता है HRA, एक ही अलाउंसेज है। HRA का बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी बता देते हैं। HRA सेक्शन 10(14)A, ये सेक्शन के बारे में पूरा चर्चा होगा। और ये पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जाम, यानी कुछ टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जाम होता है। और स्पेशल अलाउंसेज जो होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है स्पेशल अलाउंसेज में। ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे आने जाने के लिए ट्रैवलिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, एकेडमिक हो गया, ऐसे अदर जो आपको एक्स्ट्रा में फैसिलिटी दिया जाता है उसको हम लोग स्पेशल अलाउंसेज कहते हैं। तो ये आपका अलाउंसेज हो गया।
और अलाउंसेज में एचआरए के थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि एचआरए कैसे पार्शियली टैक्सेबल पार्शियली एग्जम्प्ट होता है। तो इसमें लिखिएगा फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जम्प्टेड या एग्जम्प्ट। फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जम्प्ट, इसमें 3 लिस्ट होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, excess of rent paid minus 10% of salary, तीसरा होता है 40% ऑफ सैलरी। इसमें पहला हो गया कि एक्चुअल रेट रिसीव यानी एचआरए जो मिलेगा वो पहला लाइन में जाएगा, जो एचआरए मिलेगा। दूसरा जाएगा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर मान लीजिए आपको हम पर मंथ दे रहे हैं 10,000, लेकिन आप स्थिति में अच्छा रहना चाहते हैं, नहीं सर हम 12,000 रुपया किराया चुकाएंगे, चुकाइए। तो आप जितना 12,000 इंटू 12 महीने में इतना चुका है, उसमें से 10% सैलरी का माइनस कर दीजिएगा। तो भी सैलरी का 10% एक महीने का नहीं, पूरे सैलरी कंबाइंड में एक साल का होगा, उसका 10% माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा 40% ऑफ सैलरी। वो कौन सा 40%? जो 12 महीने का पूरा सैलरी है उसका आपका 40% सैलरी डालिएगा। बोलेगा सर हमेशा डालेंगे 40%, जनरली डालेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? 50% ऑफ सैलरी इन स्पेसिफाइड सिटी। स्पेसिफाइड सिटी क्या है भाई? वैसे सिटी जहां पर आप कुछ इनकम टैक्स द्वारा स्पेशल दिया गया है, वहां पर अगर रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अगर ऐसे शहर में रहते हैं तो उस इंप्लॉय लिखा रहेगा मिस्टर एक्स रेजिडेंस इन मुंबई, तो 50% ऑफ सैलरी लिखेंगे। अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं कुछ लमसम। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट। ये फॉर्मिंग पार्ट दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो डियरनेस पे लिखा रहेगा, डियरनेस अलाउंस नहीं लिखा रहेगा, डियरनेस पे। तब मानेंगे कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, यानी बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। अब ये फिक्स परसेंटेज क्या है? तो जैसे हमारे यहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी दे रहे हैं, साथ में आप हमारे माल को बेचवाते हैं, उसके बदले में कमीशन देते हैं, तो कमीशन सिर्फ 10,000 दे देंगे तो नहीं, लिखा रहेगा 5%, 10%, 20%, या ऐसे ही लिखा रहेगा कि जो 10,000 मिला है ना, ये फिक्स परसेंटेज के हिसाब से मिला है, तो वही कमीशन लेंगे, अन्यथा अदरवाइज कमीशन लेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी सैलरी का मतलब क्या समझे? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, फॉर्मिंग पार्ट या डियरनेस पे, और थर्ड है टर्नओवर कमीशन, यानी फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये तीन को जोड़ के सैलरी बनाएंगे, और उसी का सब 10% निकालेंगे, उसी का 40% उसी का, 50% उसी का, लेकिन 40-50 दोनों में से एक ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा। इस सिटी में होगा चारों में 50%, अदरवाइज 40%। ठीक है, तो ये क्लास आज क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सैलरी का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अलाउंसेस के बाद परक्यूजिट पढ़ेंगे। ये परक्यूजिट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। परक्यूजिट होता क्या? जो कैश में हम लोग देते हैं उसको अलाउंसेस बोलते हैं, जो काइंड में देते हैं, अदर देन कैश देते हैं, उसको हम लोग परक्यूजिट बोलते हैं। यानी आपको दिए कि आप पैसा लीजिए और मकान में रह लीजिए, आप ये लीजिए और गैस खरीद लीजिए, तो ये अलाउंसेस हो गया। लेकिन गैस कनेक्शन दे दिए,
मकान दे दिए रहने के लिए, गार्डन दे दिए, नौकर दे दिए, सब हम दिए, पेमेंट हम कर रहे हैं, यूज आप कर रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग पर क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि कैश न दे करके सुविधा देना उसको हिंदी में अनुलाभ कहते हैं, अलाउंसेस को हिंदी में भत्ता कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैलरी का आगे।